और इस वक्त आपको बता दें कि नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह संबोधन दे रहे हैं। सुनते हैं। मेरे साथी मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, नाफेड के अध्यक्ष श्री जेठाभाई आहिर जी, श्री भूटानी सहकारिता सचिव और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज 23 जून है। मेरे जैसे कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत प्रेरणादायी दिन है। आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक राष्ट्र एक विधान एक प्रधान इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए अपना बलिदान दिया था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर की जेल में इलाज के बगैर संदेहास्पद स्थिति में इनकी मृत्यु हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, मगर जो भी किया इसके दूरगामी परिणाम इस देश के लिए शुभांकर हुए। आजादी के पहले जब विभाजन हो रहा था, तब बंगाल का विभाजन कर पश्चिम बंगाल भारत में रहे और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में जाए, जो आज का बांग्लादेश है। अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सुनिश्चित किया था। इसी के कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। देश जब आजाद हो गया, उसके बाद कश्मीर में धारा 370 लागू की गई। कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक थी। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहेंगे। और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मार्च लेकर गए। जहां कश्मीर की शुरुआत हुई, उनसे परमिट मांगा गया। जिस तरह से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, कश्मीर में जाने के लिए उस वक्त परमिट की व्यवस्था थी। इन्होंने कहा, कश्मीर मेरे देश का हिस्सा है, मुझे कोई परमिट की जरूरत नहीं है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वहीं अरेस्ट कर दिया गया और उस जेल में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संवेदनास्पद मृत्यु भी हुई। उन्होंने इसी मुद्दे पर जवाहरलाल जी के प्रथम मंत्रिमंडल से उद्योग मंत्री के रूप में इस्तीफा भी दिया था। और आज श्यामा प्रसाद जी का वो स्वप्न साकार हो गया है। धारा 370 समाप्त हो चुकी है और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का शासन। राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
और भारतीय संस्कृति, ये तीनों के वो प्रखर हिमायती रहे और मुझ जैसे सैकड़ों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते 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 आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। आज मैं हृदय से श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वो महान व्यक्तित्व को, वो महान आत्मा को हृदय से प्रणाम कर कर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की है। एक प्रकार से कार्यक्रम का कोई एनालिसिस करेगा तो नाफिक्स.इन कोई एक आज के जमाने में बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज नहीं है। ढेर सारी ऐसी ऐप और ढेर सारी ऐसी ई कॉमर्स की व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती है। ईआरपी भी बड़ी सामान्य प्रकार की व्यवस्था मानी जाती है और दृष्टि जो मैनेजमेंट का पोर्टल है वो भी कोई बहुत क्रांतिकारी कदम नहीं है, परंतु वो क्रांतिकारी इसलिए है कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था। मुझे मालूम है नाफेड गहरे आर्थिक संकट में था और नाफेड के पदाधिकारियों की एक मीटिंग प्रधानमंत्री जी के साथ हुई और एक ही मीटिंग में निर्णय किया गया, जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाओ। नाफेड पारदर्शिता से चलना चाहिए और भारत सरकार ने आर्थिक मदद कर कर नाफेड को फिर से मजबूती के साथ चालू करना है। और वही नाफेड 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ 500 करोड़ के मुनाफे के साथ आज मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। ये जो प्रयास है वो एक प्रकार से खेत से किसान के खाते तक ये पूरी यात्रा डिजिटल करने वाला प्रयास है। किसान जो उपज अपने खेत में पसीना बोकर प्राप्त करता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीद कर नाफेड 48 घंटे में ही इसके अकाउंट में इसकी गाढ़े पसीने की कमाई जमा कर देता है। और एनसीसीएफ और नाफेड ने इस सारी प्रक्रिया को ठीक ठीक गति से और सही दिशा में आगे बढ़ाया है। इसके कारण देश के गरीब नागरिकों को जो वितरित करने के लिए अन्न चाहिए, उसका प्रोक्योरमेंट और एक प्रकार से किसान को 50% मुनाफा वाली मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, ये दोनों उद्देश्य एनसीसीएफ और नाफेड इसकी पूर्ति कर रहे हैं। मगर आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के किसानों को और नाफेड और एनसीसीएफ के कर्मचारियों को, अधिकारियों को और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को भी कहना चाहता हूं
के बीच में से बिचौलिया निकालने की प्रक्रिया को सतही तौर पर जमीन पर पहुंचाने की अभी भी जरूरत है। जो प्रोक्योरमेंट हो, जो खरीद की जाए, वो सीधा किसानों के पास से होनी चाहिए। बीच में व्यापारियों की भूमिका, दलालों की भूमिका समाप्त कर देनी चाहिए। और इसीलिए पोर्टल को ज्यादा लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। शिवराज जी ने कहा कि दलहन जितनी किसान बोएगा उतनी हम खरीद लेंगे, मगर फिर भी दलहन के रकबे में संतोषजनक वृद्धि नहीं दिखाई पड़ रही। वृद्धि तो जरूर हुई है, उत्पादन भी बढ़ा है, प्रोक्योरमेंट भी बढ़ा है, मगर दलहन के क्षेत्र में आज देश आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। इसका मूल कारण है कि दलहन की एमएसपी किसानों के खाते में सीधी आज भी नहीं जा रही। देश को जितनी दलहन चाहिए उतनी किसानों के माध्यम से, ये ऐप के माध्यम से नहीं इकट्ठी की जा रही है। कहीं ना कहीं बाद में व्यापारियों से आपूर्ति करनी पड़ती है, दलालों से भी करनी पड़ती है। और मैं मानता हूं कि ये दृढ़ता पूर्वक बंद कर देना चाहिए। और आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास पहुंचे। और जैसे ही दलहन का उचित दाम किसानों तक पहुंचेगा, अपने आप दलहन का रकबा बढ़ने लगेगा और देश एक प्रकार से दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये 3 साल के अंदर सीधा किसान से दलहन परचेस करने के लिए, अन्य उत्पाद परचेस करने के लिए, मक्का परचेस करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। और हमें सुनिश्चित करेंगे कि अगले 2 साल के अंदर किसान ही सीधी दलहन ये दोनों संगठनों को बेचे और पेमेंट सीधा किसान के पास ही चला जाए। नाफेड द्वारा सिर्फ कृषि उत्पादों की खरीदी तक नाफेड सीमित नहीं रहा है। जैविक खेती, बीज उत्पाद, खुदरा कारोबार जो मूल्य को कंट्रोल करता है, जैव उर्वरकों का निर्माण, खाद्य सुरक्षा और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सभी क्षेत्रों में विगत 3 साल में नाफेड ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसके कारण नाफेड की प्रासंगिकता भी बढ़ी है और मुनाफा भी बढ़ा है। और बड़ा इनके आंकड़ों पर नजर रखे तो 21-22 जब सहकारिता मंत्रालय बना तब टर्नओवर 20,000 करोड़ था, आज 30,000 करोड़ हो चुका है। और मुझे विश्वास है अगले 2 साल में हम इसको 50,000 करोड़ क्रॉस करने में सफल हो जाएंगे। शुद्ध मुनाफा भी 139 करोड़ से बढ़कर 405 करोड़ हुआ है और नेटवर्थ सिर्फ 358 करोड़ थी, आज 2050 करोड़ की नेटवर्थ के साथ नाफेड एक मजबूत, आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर संस्था बनकर उभरा है। अब समय आ गया है कि एनसीसीएफ और नाफेड ने पारदर्शिता के साथ एक एक दाना
दलहन का और अन्य उपजों का किसानों के साथ से सीधा खरीदना और बिचौलियों का पूरा तंत्र बिखेर कर मुनाफे पर जिसका अधिकार है वो किसान तक ये मुनाफा पहुंचाने का काम करना चाहिए। आज नाफेड ने किसान परिवारों को उच्च शिक्षा के लिए और अपने कैरियर के लिए अपने मुनाफे का 1% छात्रवृत्ति के लिए देना का निर्णय किया है। मुझे विश्वास है कि ये व्यवस्था से किसानों के बच्चों को अपने उच्च कैरियर गढ़ने में जितनी भी दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतों के समाधान के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं फिर से एक बार नाफेड के चेयरमैन श्रीमान जेठाभाई, उनका पूरा निर्देशक मंडल और सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि नाफेड को आपने एक मजबूत संस्था के रूप में बनाकर देश के किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले 2 साल हम सब मिलकर किसान का उपज किसान सीधा ये ऐप से नाफेड और एनसीसी ऐप को पहुंचा पाए। ये सहकारिता मंत्रालय का संकल्प फिर से एक बार दोहराकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के हाथों नेफेड के नीलामी पोर्टल की शुरुआत हो गई है और ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। यानी कि किसानों के लिए खेतों से लेकर बाजार तक की जो उनकी प्रक्रिया थी वो बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी और ये नीलामी पोर्टल उनके लिए बहुत ही आसानी पैदा करेगा। यानी कि खरीद और बिक्री के लिए एक पारदर्शिता लेकर आएगा और बिचौलियों की जो भूमिका है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यानी कि उनकी उपज का जो दाम